हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगला आता है हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगली फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है बेटा? इट इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलंटरी का मतलब समझते हो कि भैया यहाँ पर अपने आप अपनी मर्जी से बनाई गई एक एसोसिएशन है। किसकी? लोगों की, जो ज्वाइन होते हैं, ठीक है, एक साथ। क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए। उनका जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको प्रमोट करने के लिए जब लोग ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ वॉलंटरीली, उसको बोलते हैं क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इस तरह की जो सोसाइटी होती है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है। आप रजिस्टर करोगे तभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनोगे, एग्जिस्टेंस में आओगे, उससे पहले एग्जिस्टेंस में नहीं आओगे। टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेंट ऑफ 10 एडल्ट पर्सन, कम से कम 10 एडल्ट पर्सन की मंजूरी आपको चाहिए होती है, राइट। कैपिटल जो होती है सोसाइटी की वो कहां से आती है? उसके मेंबर से आती है, राइट, उनके शेयर के अकॉर्डिंगली। डिस्टेंट लीगल एंटिटी होती है बेटा, ध्यान रखना, मालिक से अलग होता है कौन? कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो, उसकी आइडेंटिटी जो है वो मालिक से बिल्कुल अलग होती है, ऑनर से बिल्कुल अलग होती है रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देखते हैं एक बार। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी विच हैज इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एक ऐसी सोसाइटी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, उसके मेंबर के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो अब देखते हैं फीचर्स क्या है बेटा सोसाइटी के। तो पहला फीचर आता है वॉलंटरी मेंबरशिप। देखिए कोई दबाव नहीं होता इसमें, कोई कंपल्शन नहीं है, राइट। अपनी मर्जी से सबके सब जो है वो ज्वाइन करते हैं, फ्री टू ज्वाइन। जो पर्सन है वो फ्री टू ज्वाइन है और किसी भी टाइम पे वो एग्जिट कर सकते हैं। एक नोटिस देना है उनको, ठीक है, और वो किसी भी टाइम पे एग्जिट कर सकते हैं। लीगल स्टेटस कैसा होता है बेटा? ठीक है, एंटायरली इंडिपेंडेंट है, अपने मेंबर से अलग है, राइट। अरे बस समझ में, सेपरेट लीगल एंटिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितना पैसा लगा रखा है, जो जितने भी मेंबर्स हैं जितना पैसा लगा रखा है उनकी लाइबिलिटी केवल वहीं तक है। अरे बस समझ में, तो लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। कंट्रोल, जो कंट्रोल होता है डिसीजन लेने का, जितनी भी पावर है वो किसके हाथ में होती है बेटा? इलेक्टेड कमेटी, जो मेंबर ने जिन लोगों को चुना है, जिस कमेटी को चुना है वही सारे डिसीजंस लेगी, राइट। और जितने भी मेंबर होते हैं मैनेजिंग कमेटी को चुनते टाइम उनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट होता है, राइट, सबके पास वोटिंग राइट होता है। सर्विस मोटिव होता है। मोटिव क्या होता है? इसमें प्रॉफिट कमाने का मोटिव तो है नहीं, राइट। इसका तो मोटो क्या है कि भैया जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका म्यूचुअल बेनिफिट हो सके, राइट, एक दूसरे की हेल्प हो सके, वेलफेयर हो सके। ठीक है, अब देखते हैं बेटा मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या मेरिट्स है? इक्वालिटी इन वोटिंग, वोटिंग स्टेटस जो है सबका इक्वल है, राइट। अरे बस समझ में, मतलब ईच मेंबर के पास केवल एक ही वोट है। लिमिटेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कितनी होती है? मेंबर्स की जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो पर्सनल असेट्स होती है किसकी? मेंबर्स की, उसको आप यूज नहीं कर सकते बिजनेस के डेट को चुकाने के लिए। ठीक है, स्टेबल एग्जिस्टेंस है। मेंबर के आने या जाने से, किसी मेंबर के डेथ हो जाने से, बैंकक्रप्ट हो जाने से या शराबी वराबी हो जाने से, लुनेसी से किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोसाइटी चलती रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, राइट। ये तो सोसाइटी की तरफ एक क्या है? सर्विस है, राइट। तो ये हेल्प करता है किसमें? कॉस्ट को कम करने में। अरे बस समझ में, जो सोसाइटी होती है वो आपकी कॉस्ट को कम करने में हेल्प करती है, या वो कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, राइट। जो मेंबर ऑफ सोसाइटी होते हैं उन सबको एक क्या मिलता है? एक अश्योरिटी मिलती है, उनका जो डेट होता है वो क्या होता है? हमेशा कम हो जाता है, राइट। इकोनॉमी रहती है ऑपरेशन में। तो गवर्नमेंट से भी बहुत सपोर्ट मिलता है बेटा इनको, राइट। गवर्नमेंट जो है वो इनसे कम टैक्स लेती है, सब्सिडी देती है इनको, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको लोन प्रोवाइड कर देती है। इसका फॉर्मेशन जो है वो बहुत इजी है, 10 मेंबर होने चाहिए साथ मिलके, राइट, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मेलिटीज होती है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में लिखी हुई है, बहुत सिंपल है, तो इजी फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है बेटा डीमेरिट। कमियां क्या है इसकी? लिमिटेड रिसोर्सेज है, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो केवल वही लोग बनाते हैं जिनके रिसोर्स क्या है बेटा?
लिमिटेड है, राइट। तो लेसर रेट ऑफ अर्निंग डिस्करेज मेंबर, जब अर्निंग कम होती है तो मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं, ठीक है, कि वो ज्यादा पैसा नहीं लगाते सोसाइटी में, तो इसकी वजह से इनका जो रिसोर्सेज है वो क्या रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि वो बाहर से एक्सपर्ट हायर कर ले मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो इसके जो प्रोफेशनल मैनेजर को तो हायर कर नहीं सकते क्योंकि सैलरी बहुत ज्यादा होती है, तो इनके पास जो मैनेजमेंट स्किल होती है वो क्या होती है, बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि फंड भी लिमिटेड है। लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी नहीं है बेटा, ठीक है, सब कुछ जो है वो ओपन डिस्कशन होता है, हर चीज का डिस्कशन जो होता है वो क्या होता है, ओपन होता है, तो यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रहती। अरे बस समझ में, जो भी मीटिंग होगी उसमें डिस्कशन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा ओपन होगा, सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई सीक्रेसी नहीं रहती। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है बेटा, डे टू डे वर्किंग जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो बॉन्ड होती है किससे, रिज्ड रूल से, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उससे रिज्ड होती है, ठीक है। इनके रेगुलर ऑडिट होते हैं, इंस्पेक्शन होता है, ये सब कंपलसरी होता है, राइट। इनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है, फ्रीडम इनके पास इतनी नहीं होती। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो जितने भी मेंबर्स है, राइट, वो उन सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। दे अराइज व्हेन द पर्सनल इंटरेस्ट स्टार्ट डोमिनेटिंग द वेलफेयर मोटिव, जब वेलफेयर मोटिव की जगह लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंफ्लिक्ट होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा, कितनी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें पढ़नी है, ठीक है। पहली आती है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्यों बनाई जाती है भाई, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है कौन सी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या करती है बेटा, एलिमिनेट करती है जितने भी बिचौले हैं, राइट, जो मिडल मैन है, राइट, उन सबको एलिमिनेट करती है और सीधा ये लोग कहाँ जाते हैं, प्रोड्यूसर के पास। आगे बस समझ में, इट परचेज गुड्स ऑफ डेली कंजम्पशन का जितना भी सामान होता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से खरीद लेते हैं, जिससे वो उनको क्या पड़ता है, सस्ते रेट पे पड़ जाता है, राइट। आगे बस समझ में, तो इससे क्या होता है, हर एक मेंबर को क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, सस्ता सामान मिल जाता है, क्लियर। अगला आता है हमारे पास प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी का मेन एम क्या होता है, हेल्प करना स्मॉल प्रोड्यूसर को, जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको हेल्प करना, ठीक है। वो जो इनपुट्स है, जो प्रोडक्शन के जितना भी इनपुट चाहिए उन सबको लेने में जो उनको प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना, राइट। मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम आती है उनको, ठीक है, जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं ना बेटा, उनको मार्केटिंग में इनपुट्स खरीदने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उन सबको हेल्प करना, राइट। ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मशीनरी, ठीक है ना, टूल्स, इक्विपमेंट, ये सब चीजें खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में, क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, राइट, और उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कर देते हैं। अरे बस समझ में, ठीक है। ऑल्सो बाय देयर आउटपुट फॉर सेल, और ये क्या होती है, सोसाइटी क्या करती है, उनसे उनका जो आउटपुट है, जिन्होंने प्रोडक्शन करा है वो भी खरीद लेती है, राइट, अच्छे रेट में, और मार्केट में बेच देती है, राइट। जो प्रॉफिट होता है इसका वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट कर रखा है उसके हिसाब से उसको जो है वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, अमूल, ठीक है। अमूल जो है वो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो अमूल दूध पीते हो ना, अमूल दूध दही सब आता है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगला आता है बेटा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इसका क्या काम होता है, मेनली ये क्या परफॉर्म करती है, ये करती है बेटा मार्केटिंग के वर्क, राइट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मतलब सामान को रखना, पैकिंग करना, ग्रेडिंग करना उनकी क्वालिटी के हिसाब से, मार्केट की रिसर्च करना, राइट, ये सारी चीजें करती है अपने मेंबर के बेनिफिट्स के लिए, जिससे कि जो प्रोडक्शन है अलग अलग मेंबर जो है वो साथ में कर सके और उसको साथ में बेचा जा सके, सोसाइटी जो है ना अच्छे प्राइस पे मार्केट में उसे बेच दे, जितने भी मिडल मैन है, बिचौले हैं, उन सबको खत्म कर दे और इंप्रूव करे कोऑपरेटिव पोजीशन अपने मेंबर्स की, ठीक है। प्रॉफिट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक मेंबर के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, ठीक है भाई। तो मेनली काम क्या होता है इसका, मार्केटिंग करने का। मार्केटिंग में क्या, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, सब कुछ करते हैं, राइट। तो अच्छे रेट पे बेचते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसको बांट देते हैं सभी पार्टनर्स में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। अगला आता है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस सोसाइटी में क्या होता है बेटा, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना, मेनली वो मेंबर होते हैं, वो सारे जुड़ जाते हैं साथ में और अपने जितने भी रिसोर्सेज है उन सबको इकट्ठा करते हैं और कल्टीवेट किस लिए करते हैं, कल्टीवेटिंग देयर लैंड, अपने लैंड को मिलकर कल्टीवेट करते हैं, अपने लैंड पे खेती मिलकर करते हैं, राइट। इससे क्या होता है, उन्हें अच्छे सीड मिल जाते हैं, अच्छे फर्टिलाइजर मिल जाता है, मशीनरी मिल जाती है,
राइट, और बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी है वो कल्टिवेट करने के लिए मिल जाती है। तो एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा किसान है, राइट, वो कितना कर लेगा, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। पर अगर ऐसे ही 100 किसान मिल गए, अब वो क्या करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा मिला के क्या हो जाएगा उनके, उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, 2 ट्रैक्टर खरीद लिए, अब सब उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फील्ड में, राइट। इस तरह से वो मिलके जो रॉ मटेरियल है, जो उनके पास बीज भी चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं, वो खरीद लेते हैं, सस्ते दामों पे खरीद लेते हैं, और मिलके अच्छे रेट पे मार्केट में बेच भी पाते हैं। उनकी जो बार्गेनिंग पावर वो भी बढ़ जाती है। तो अल्टीमेट बेनिफिट मिलता है किसको, स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है बेटा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये अगली आती है हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग लोग जो है वो जिनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है वो मिलते हैं, राइट। ये मिलके क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लेते हैं, ठीक है, एक जगह पे पैसा जोड़ लेते हैं, जिसको भी फिर फंड की जरूरत पड़ती है वो उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड लोन टू देयर मेंबर, अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं इजी टर्म पे और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट। जितना अमाउंट लोगों ने इकट्ठा करा है उसी में से आप ये लोन दिया जाता है। कोई डाउट? अगला आता है कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी। इस सोसाइटी का जो मेन एम होता है वो क्या होता है बेटा, प्रोवाइड करना हाउस उन लोगों को जिनके पास रिसोर्सेज, इनकम बहुत कम है, किस रेट पे, रीजनेबल प्राइस पे, राइट, और उनको ऑप्शन देना पे करने का, किसमें, इंस्टॉलमेंट में, कि भैया वो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सके, राइट। इट कंस्ट्रक्ट फ्लैट बनाते हैं, प्लॉट जो होते हैं वो मेंबर के लिए वो क्रिएट किए जाते हैं, राइट। ये करते हैं मेनली। देखो होता क्या है इसके अंदर, कुछ लोग मिलके सबने क्या करा, पैसा इकट्ठा करा और एक जगह पे लैंड खरीद ली, और फिर उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने, धीरे धीरे करके फ्लैट बनाना शुरू कर दिए, और फिर फ्लैट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट देंगे बाकी सब मेंबर्स में, तो वो क्या होता है, उनको सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। ठीक है, जो अगला आता है हमारे पास वो आता है बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है भैया, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो वॉलंटरी एसोसिएशन होती है बेटा, किसकी, पर्संस की, जिसमें क्या होता है, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सेसेशन होता है, कॉमन सील होती है, और ये जो है वो रजिस्टर्ड होती है किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में या इससे पहले के किसी भी कंपनीज एक्ट में, राइट। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वही होते हैं इसके मालिक होते हैं, ऑनर जो होते हैं कंपनी के वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो मैनेज करता है किसको, पूरी की पूरी कंपनी को, जिनको चुनता कौन है बेटा, शेयर होल्डर चुनते हैं, राइट। जितनी भी कैपिटल होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसको बोलते हैं बेटा शेयर्स, और इन शेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हो किसमें, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं बेटा फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पहला आता है आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है, ठीक है। ये नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट करते हैं, जैसे ये बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी अपने खुद के नाम में, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं, खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पैसा ले सकते हैं, किसी को पैसा दे सकते हैं, राइट। ये केस कर सकते हैं, कोई इनके ऊपर भी केस कर सकते हैं इनके खुद के नाम से। अरे बस समझ में। चलिए अगला आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे जो मालिक है वो अलग है, किससे, किससे अलग है बेटा, बिजनेस से अलग है, क्लियर। तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इनकी, ठीक है, गुड आउट। तो ये जो मेंबर से अलग होते हैं, ये जो बिजनेस है वो मेंबर से अलग है, राइट। इसकी एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है वो सेपरेट होती है, किससे बेटा, मेंबर से। अगला आता है फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और बहुत ही एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लेक्स है, राइट। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है किसमें, कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है परपेचुअल सेसेशन। परपेचुअल सेसेशन का मतलब क्या होता है, जो एग्जिस्टेंस होती है कंपनी की वो अफेक्ट नहीं होती, किससे अफेक्ट नहीं होती, एंट्री और एग्जिट, उसके मेंबर की एंट्री या एग्जिट से जो एग्जिस्टेंस है किसकी, कंपनी की, वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होती, क्योंकि इसको किसने बनाया है, लॉ ने बनाया है। केवल लॉ ही इसको बंद भी कर सकता है, वो भी बहुत सारे प्रोसीजर्स के बाद। उस प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग क्या, विंडिंग अप, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल। जब हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो मैनेजमेंट and the control of the affair of the company is undertaken by the board of director। तो यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनता कौन है बेटा, शेयर होल्डर, राइट, क्लियर। तो शेयर होल्डर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है डे टू डे एक्टिविटी में। ये क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वही पूरे के पूरे बिजनेस को चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है मेंबर्स की वो क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है, जितने शेयर्स उन्होंने लिए, जितना पैसा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है,
ठीक है, उतनी ही उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, तो वो उतने के लिए लाइबल है। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन ने 10,000 शेयर खरीदे 10 रुपए का, तो 1 लाख रुपए हो गए, उसने कंपनी को ऑलरेडी वो पे कर चुका है 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज पे कर चुका है, बचे कितने, केवल 70,000। अब वो कंपनी के विंड ऑफ टाइम पे केवल 70,000 के लिए ही लाइबल है, राइट। चलो अगला आता है कॉमन सील। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये एग्रीमेंट जो है वो किसमें करता है बेटा, अपनी खुद के नाम से करता है। जितने भी एग्रीमेंट करेंगे बोर्ड डायरेक्टर, तो वो किसके नाम से करेंगे, कंपनी के नाम से करेंगे, तो उसमें कंपनी के सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है, राइट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिडेट कब होंगे, जब उस पर कॉमन सील लगी होगी। कॉमन सील मतलब सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर किसके, कंपनी के, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन सील। अगला आया बेटा रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग मतलब क्या है, जो रिस्क होता है वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर में डिवाइड हो जाता है, राइट, क्योंकि शेयर होल्डर को उतना ही पैसा पे करना है जितना उसके शेयर पे अनपेड है, बट जो रिस्क होता है वो डिवाइड हो जाता है किसमें, लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसकी मेरिट्स। मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स क्या है, पहला लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा परपेचुअल एक्सटेंस, मेंबर के आने या ना आने से, जाने से, उनकी डेथ से, उनकी इंसैनिटी से, उनके रिटायरमेंट से, उनके रेजिग्नेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी की एग्जिस्टेंस पे, ठीक है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा है। कैसे एक्सपेंशन का स्कोप, देखिए कंपनी जो है वो अपने मेंबर से फंड रेज कर सकती है, राइट, पब्लिक से फंड रेज कर सकती है, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कंपनी को बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी खुशी खुशी पैसा दे देते हैं, राइट, तो इसलिए उनके पास एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। अगला प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, इनके पास पैसा है, राइट, ये पे कर सकते हैं, किसको पे कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी पे कर सकते हैं, किसको, स्पेशलिस्ट को, प्रोफेशनल्स को, जो मैनेज करेंगे इनकी कंपनी को, राइट। तो इनके पास जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, इनके पास मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं है, राइट। अगला आता है बेटा डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, तो उसमें क्या आता है बेटा, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। देखिए कंपनी को फॉर्म करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, राइट, बहुत सारा लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है, लीगल फॉर्मेलिटी जो होती है वो फुलफिल करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है और बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, ये बड़ी कमी है इसकी। दूसरा था लैक ऑफ सिक्रेसी, कंपनी को ना हर चीज जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। एक पब्लिक कंपनी की जब हम बात करें तो उसको पब्लिश करनी पड़ती है, अपनी एनुअल अकाउंट हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, सब कुछ पब्लिश करना पड़ता है, तो सिक्रेसी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, किसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट से क्या समझते हो बेटा आप, देखिए जो एफर्ट और रिवार्ड है उसके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, क्योंकि ऑनर तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर नहीं रहा मैनेजमेंट में, राइट, मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो कभी भी डायरेक्टली इनिशिएटेड नहीं होते, किसके लिए, रिवार्ड के लिए, उनको अपनी सैलरी से मतलब है, समझे। और डायरेक्ट टच नहीं होता किससे, एम्प्लॉय से, जो ऑनर हो गया या टॉप मैनेजमेंट हो गया, उनका कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, किससे, एम्प्लॉय से, कस्टमर से, क्राइटर से, जिसकी वजह से क्या होता है, इनपर्सनल इन्वायरमेंट बना रहता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम बात न्यूमेरस रेगुलेशंस की। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, इनके ऊपर ऑडिटिंग होती है इनकी, ठीक है ना, वोटिंग के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रजिस्ट्रार ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे हैं, सेबी ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे हैं, तो भैया इनकी जो ऑपरेशनल फ्रीडम होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। चलिए डिले इन डिसीजन मेकिंग, देखिए बेटा कंपनी जो है वो उसको मैनेज कर रहा है कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। इसके सबसे पहले क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड देन फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, इस तरह से एक पर्टिकुलर हायरार्की बनी हुई है। तो कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में उस हायरार्की में ही लिया जाएगा, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत डिले हो जाते हैं, जितने में सारी अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो निकल जाती है, ठीक है। देखिए ऑलिगार्की मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी जो है वो बोलने के लिए डेमोक्रेटिक होती है, ठीक है, बट वो एक्चुअल में ना हमेशा कुछ ही लोग उसे मैनेज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है वो भी इग्नोर हो जाता है और वो लोग केवल अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं। जैसे सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपको क्या लगता है, रिलायंस कंपनी जो है, मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर है तो मैं उसका मालिक हो गया, मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं, उस पूरी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है कौन, कर रहा है बेटा, अंबानी, राइट, क्योंकि मैक्सिमम शेयर उन्हीं के पास है, ठीक है ना। तो बोलने के लिए डेमोक्रेटिक है, बाकी सब कुछ कंट्रोल उन्हीं के हाथ से हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, देखिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं बेटा, किसी भी कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, राइट, जैसे क्रेडिटर्स,
डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, इन सबके जो इंटरेस्ट होते हैं वो कंप्लीट करते रहते हैं, हर कोई अपना बेनिफिट देखना चाहता है, ठीक है। तो वहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आती है बेटा हमारे पास टाइप ऑफ कंपनी। तो पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है बेटा? ये वो कंपनी है जहां पर मेंबर्स को अपने शेयर ट्रांसफर करने का कोई राइट नहीं है। पहली कंडीशन कि यहाँ पर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, मिनिमम मेंबर 2 है, मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? 200, ठीक है। चलिए, ये पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकते, पब्लिक से शेयर कैपिटल जो है ये इनवाइट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली आई कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल कितना है इसका? 1 लाख, और बढ़ सकता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और इनका जो डायरेक्टर होते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो मिनिमम कितने होने चाहिए बेटा? 2, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। कंपनीज एक्ट में डिफाइन कर रखा है वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, राइट। कि मतलब जिसके ऊपर वो सारी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही, वो सब क्या है? पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो इनके पास जो मिनिमम होते हैं वो 7 मेंबर होते हैं बेटा, कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, राइट। ये आराम से अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। कि जनरल पब्लिक से पैसा मंगा सकते हैं। इनकी मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल जो होती है वो कितनी होती है? 5 लाख, और हायर भी होती है, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। वो पब्लिक वो प्राइवेट कंपनी जो एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब किसी पब्लिक कंपनी के अंडर काम कर रही है, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी बेटा? पब्लिक कंपनी ही कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो मिनिमम डायरेक्टर होते हैं वो होते हैं बेटा कितने? 3, ठीक है। चलिए, इसके बाद ना अभी एक नई फॉर्म ऑफ कंपनी आई है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग 1 पर्सन कंपनी। क्या बोलते हैं बेटा? 1 पर्सन कंपनी। ये 2013 में ही आई है, राइट। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है वो कंपनी क्रिएट कर सकता है, कि भैया अकेला पर्सन भी एक कंपनी क्रिएट कर सकता है, राइट। ये स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी, बट स्पेशल फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी है जिसमें केवल अकेला मेंबर एक कंपनी को बना सकता है। इसमें कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। पर ध्यान रखना, ये कंपनी केवल इंडियन सिटीजन ही बना सकता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा? अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो कितनी है इसमें? 1 लाख, ठीक है। और मैक्सिमम जो है वो 50 लाख हो सकती है। 50 लाख से ऊपर हुई, या फिर इसका टर्नओवर मतलब जो साल में सेल हो रही है वो 2 करोड़ से ऊपर हुई, तो ये 1 पर्सन कंपनी कंसिडर नहीं की जाएगी। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, ठीक है बेटा। चलिए, अगला आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है बेटा। इसमें बहुत लेंदी प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है, राइट। तो एक एक करके देखते हैं बेटा कौन कौन से स्टेप्स आते हैं इसको फॉर्म करने के लिए। पहला आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितने भी काम किए गए हैं उन सबको क्या बोलते हैं? प्रमोशन बोलते हैं। और जो इस काम को करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रमोटर्स। आई बात समझ में? तो फंक्शन कौन कौन से होते हैं बेटा प्रमोटर्स के? पहला आता है आइडेंटिफाई करो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, कि भैया क्या बिजनेस करने वाले हो, कि मार्केट में किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, राइट। सबसे पहले एक बिजनेस आइडिया डेवलप करो, क्या क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस बेचने वाले हो, राइट। उसके बाद उसको चेक करो कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो पॉसिबल भी है या नहीं है, वो फीजिबल भी है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं फीजिबल स्टडी। फीजिबल स्टडी में 3 चीजें आती है, टेक्निकल, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी। कि टेक्निकली वो प्रोडक्ट जो आप सोच रहे हो वो बनाना पॉसिबल है या नहीं है। कि आप कह रहे हो भैया इलेक्ट्रिक बाइक बनाऊंगा जो पानी से चल रही है, अब भैया वो सबसे पहले चेक तो करो कि वो फीजिबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है भी या नहीं है, राइट। इसके बाद फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की भैया उस पर्टिकुलर वेंचर के लिए आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, फंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो चेक करो। इसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब प्रॉफिट है, होगा, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो चेक करो। फिजिबिलिटी एक बार चेक हो गई तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? नेम अप्रूव करते हैं बेटा। हम रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें हम अपनी कंपनी का जो नाम रखना चाहते हैं वो लिख के देंगे, राइट। अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि वो जो नाम है वो किसी भी एग्जिस्टेंस कंपनी से मिलता जुलता नहीं है, या फिर एक ऐसा नाम नहीं है जो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, जैसे एडिडास, एबिडास, समझ रहे हो, कंफ्यूज करता है ना, तो ऐसा का लगेगा कि ऐसा नाम नहीं है, या फिर वो जो नाम है वो वॉयलेट नहीं करता एम्बल एंड द नेम एक्ट 1950, ये एक एक्ट बनाया गया है इस तरह के नेम्स को डिसाइड करने के लिए। इस एक्ट को वो वॉयलेट नहीं करता, तो उस केस में वो क्या करेगा? आपको उस नाम को अप्रूव कर देगा, राइट बेटा। चलिए, इसके बाद क्या होगा? सिग्नेटरीज, फिलिंग अप ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपका एक डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं एमओए, उसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रमोटर्स को डिसाइड करना होता है कि
कौन कौन से डायरेक्टर होंगे जो एमओए को साइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल्स, पर्सनल्स को अपॉइंट करता है, मतलब बैंकर्स को, ऑडिटर को, ठीक है ना, जो असिस्ट करेंगे कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करेंगे, उन सबको वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे कौन कौन से, एमओए, एओए, प्रपोज डायरेक्टर की कंसेंट, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, ठीक है, करके देखते हैं। एमओए क्या होता है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो चार्टर होता है कंपनी के लिए, मतलब कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है, कंपनी का कर्ता धर्ता यही है, ठीक है, इसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, कंपनी इसके बाहर कुछ नहीं कर सकती। एओए, कंपनी के ये रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके बेसिस पे कंपनी अपने अफेयर्स को चलाती है, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं वो होती है एओए। कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, ये रिटर्न कंसेंट होती है, ठीक है, कि भैया वो जो है हमारी कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है और उन्होंने क्वालिफाइंग शेयर जो है वो परचेज कर लिए हैं। एग्रीमेंट, कंपनी किसी को भी अपॉइंट करती है, डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, ठीक है, तो वो जो एग्रीमेंट होगा उनके बीच में उसको भी सबमिट करना पड़ता है। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, कि भैया सारी की सारी लीगल डॉक्यूमेंट जो है, लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी हो गई है, आपको ये एक डिक्लेरेशन डालनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये सारे आपके पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन जो हमने बात करी है, इस डिक्लेरेशन को साइन करेगा कौन, एडवोकेट करेगा, या तो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या फिर एक प्रैक्टिसिंग सीए कर देगा, ठीक है, या वो पर्सन जो है जो जिसको हम आर्टिकल में इसका नाम लिखा है एज ए डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, वो भी इसको क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। इसके बाद फीस पे करोगे, राइट, फीस जो है आप पे करोगे किसको, रजिस्ट्रार को। फीस जो भी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑथराइज कैपिटल के ऊपर, कि आप अपनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी रख रहे हो, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल आप कितनी इशू कर सकते हो पूरी लाइफ टाइम में बिजनेस की, उस कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी फीस है, ठीक है। आप फीस पे करोगे, सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर सही हुई, सब कुछ सही लगा रजिस्ट्रार को, तो वो आपकी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो प्रिपेयर करता है कौन, प्रमोटर। प्रमोटर कुछ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट क्लियर करता है बेटा, उसमें पहला आता है हमारे पास एमओए। क्या आता है, एमओए। चलो एमओए को देखते हैं पहले। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है बेटा। ये कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स का नेम, शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये सब चीजें किसके अंदर लिखी होती है, एमओए में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। कोई भी कंपनी वो एक्टिविटीज नहीं कर सकती जो उसके एमओए में नहीं लिखी, राइट। तो इसमें अलग क्लोज आते हैं बेटा, पहला आता है नेम क्लोज, दूसरा आता है रजिस्टर्ड क्लोज। नेम क्लोज मतलब क्या है, कंपनी का नाम क्या है जो रजिस्ट्रार ने रजिस्टर्ड किया है, राइट, वो लिखा होगा। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, दूसरा क्या आता है बेटा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज का मतलब क्या होता है कि भैया कंपनी जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है वो बताना पड़ेगा, केवल स्टेट बताना पड़ता है उस टाइम पे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी। एग्जैक्ट लोकेशन रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको बतानी पड़ेगी। अगला आता है ऑब्जेक्टिव क्लोज। ऑब्जेक्टिव क्लोज क्या होता है बेटा, इसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भैया कंपनी क्या करने के लिए, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या करेगी, राइट। तो इसमें दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव और ऑक्सिलरी ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी बनाई गई है, और ऑक्सिलरी क्या होता है, उसके साथ साथ सपोर्टिंग रोल कौन कौन से कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, राइट, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्लोज। अगला है हमारे पास लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज क्या होता है, ठीक है, इट स्टेट द एक्सटेंट टू विच शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर लायबल फॉर द डेब्ट ऑब्लिगेशन, कि भैया जो शेयर होल्डर है वो डेब्ट ऑब्लिगेशन के लिए किस एक्सटेंट तक लायबल है, कितना लायबल है, राइट। बॉन्ड अप जब होगा कंपनी का, जब कंपनी बंद होगी तो उस टाइम पे शेयर होल्डर कितने लायबल है, राइट, कंपनी की डेब्ट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। अगला आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब क्या होता है, ये क्लॉज जो है वो बताता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मतलब पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कितना पैसा इशू कर सकती है, या पहले से ही प्री डिटरमाइन करके रखते हो, लिख के रखते हो कैपिटल क्लॉज में, राइट, कि कंपनी ने अलग अलग किस तरह के शेयर्स, किस किस कैटेगरी के शेयर्स इशू करे हैं, उनका नॉमिनल प्राइस क्या है, ठीक है। कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल से कभी भी ज्यादा कैपिटल को इशू नहीं कर सकती। अगला आता है बेटा हमारे पास एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है बेटा, ये क्लॉज जो होता है, द सिग्नेटरीज ऑफ द एमओए स्टेट देयर
intention to be associated with the company and also give their consent to purchase the qualifying share। मतलब ये क्लोज होता है, इसमें लिखा होता है कि जितने भी सिग्नेटरीज है एमओए को जिसने साइन कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लोग साइन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी है कि भैया वो कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने क्वालिफाइंग शेयर जो है कंपनी के वो भी परचेज कर लिए हैं। अगला डॉक्यूमेंट आता है बेटा एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये एक डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, इसमें सब कुछ लिखा होता है, कंटेन होता है। क्या क्या कंटेन होता है? द पर्पस ऑफ कंपनी, कंपनी का पर्पस क्या है, और इसमें डिफाइन होता है क्या ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटीज है। ठीक है, दीज आर द बायलॉज ऑफ द कंपनी दैट डिफाइन द मोड एंड मैनर इन विच कंपनी बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन। ये क्या होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि किस तरह से कंपनी जो है वो अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिससे इंटरनल अफेयर जो होते हैं कंपनी के वो रेगुलेट होते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी ने क्या करा, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 में, उसको बोलते हैं हम क्या, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। क्या होता है बेटा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एक पब्लिक कंपनी जो होती है वो पैसा लेती है कहां से, पब्लिक से, राइट। मतलब कैसे करके, इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर्स को इश्यू करके, राइट। फॉर डूइंग द सेम, ये करने के लिए उसको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है। उसमें से पहला आता है क्या, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना। क्या करना होता है बेटा, उसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है, जिसमें इन्विटेशन होता है किसको, पब्लिक को, टू सब्सक्राइब द कैपिटल। जो कैपिटल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए एक इन्विटेशन होता है कि भैया मैंने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, उसमें मैंने सब कुछ लिखा कि मेरी कंपनी का नाम क्या है, डायरेक्टर कौन कौन है, करती क्या है, कितना पैसा चाहिए। ठीक है, सबको लिख के लोगों को इन्विटेशन भेज दिया, राइट। उसको एडवर्टाइज कर दिया न्यूज़पेपर वगैरह में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस देख के लोग आएंगे मेरे पास मेरे शेयर को परचेज करने के लिए, मैंने इन्विटेशन दिया है, राइट, इन फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसके बाद आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को कमेंस करने के लिए एक पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना पड़ता है। ध्यान देना, एक प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही, मतलब रजिस्टर्ड होने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट एक पब्लिक कंपनी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो दे नीड टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके बाद ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि 90% ऑफ द इश्यूड अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब। जितना उन्होंने शेयर्स इशू किए थे उसका 90% जो है वो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया है, इसकी एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि जितने भी डायरेक्टर है उन्होंने क्वालिफाइंग शेयर खरीद लिए हैं और कैश में पे कर दिया है उनके क्वालिफाइंग शेयर के लिए। ठीक है, और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि मनी, कोई भी पैसा वापस नहीं देना है, हमने सिक्योरिटीज एक्सचेंज जो है हमारे पास उस पर हमने रजिस्टर्ड कर दी है अपनी सिक्योरिटी, राइट, और हमें एप्लीकेंट को कोई भी पैसा वापस नहीं देना है। इसके बाद तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होगी कि भैया सारी के सारी जो अबव रिक्वायरमेंट्स है वो हम सबने पूरी कर दी है, राइट। और ये जो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है इसको साइन करेगा कौन, आपका डायरेक्टर और सेक्रेटरी, और सबमिट कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो फिल करने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो आपकी पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट प्रोवाइड कर देगा, फिर आप अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो लास्ट टॉपिक आता है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, कि भैया फॉर्म ऑफ बिजनेस की जो चॉइस है वो किस चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला आता है कॉस्ट एंड ईज ऑफ सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया कॉस्ट कितनी लगेगी और किसमें इजी रहेगा ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना। आपको पता है सबसे कम रिक्वायरमेंट जो होती है, लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है वो किसमें होती है बेटा, सोल प्रोप्राइटर में, और उसके बाद किसमें, पार्टनरशिप में, और सबसे ज्यादा किसमें होती है बेटा, कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कि इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स कम चाहिए या ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगला आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या होता है बेटा, आपको पता है सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी भी कैसी है, अनलिमिटेड। ठीक है, लायबिलिटी लिमिटेड किसमें है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में और कंपनी में। ठीक है, चलिए अगला आता है कॉन्टिन्यूटी। देखो बेटा जो कॉन्टिन्यूटी है वो किसमें है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी कॉन्टिन्यूटी नहीं है बिजनेस की, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस और ऑनर दोनों एक ही होते हैं, ऑनर गया तो बिजनेस भी खत्म, और पार्टनरशिप में भी कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जॉइंट हिंदू फैमिली में कॉन्टिन्यूटी है कि भैया अगर कर्ता मर गया तो कर्ता के बाद जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा वो संभाल लेगा,
ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और कंपनी में क्या है, कॉन्टिन्यूटी का स्कोप रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा मैनेजमेंट एबिलिटी। आपको पता है कि सोल प्रोप्राइटर में मैनेजमेंट एबिलिटी सबसे कम होती है, राइट, क्योंकि अकेला सब कुछ तो कर नहीं सकता, और ना ही इतना उसके पास पैसा है कि वो बाहर से हायर कर सके, मैनेजमेंट के लिए पर्सनल्स को हायर कर सके, राइट। ऑन द अदर हैंड पार्टनरशिप में जो मैनेजरियल एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें अलग अलग नॉलेज वाले, अलग अलग स्किल वाले जो है पार्टनर्स मिल जाते हैं। और सबसे ज्यादा किसमें होती है बेटा, कंपनी में मैनेजमेंट एबिलिटी होती है, क्योंकि वो अपॉइंट कर पाते हैं अलग अलग एक्सपर्ट्स को। ठीक है, अगला आता है कैपिटल कंसिडरेशन। जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कंपनी सबसे बेस्ट है, आप जितनी मर्जी कैपिटल रेज कर सकते हो बाय इशूइंग शेयर, राइट, तो ये एडवांटेज है इसकी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी बेटा कैपिटल बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के केस में कैपिटल बहुत कम रहती है, बहुत लिमिटेड रहती है, राइट। चलिए अब देखते हैं हम लोग डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर आपको सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है तो आप क्या करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करोगे। बट अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कंट्रोल को डिवाइड करने में, तो आप पार्टनरशिप की तरफ भी जा सकते हो, राइट, और कंपनी की तरफ जा सकते हो। नेचर ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर पर्सनल कॉन्टैक्ट जरूरी है तो वहां पर आप किस में डील करोगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में, राइट। ग्रोसरी स्टोर वगैरह हो गया, तो यहाँ पे जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, राइट। जहां पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है तो वहां पर आप कंपनी खोल सकते हो, राइट। ठीक है, अच्छा, जहां पर आप प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ना बेटा, वहां पर सबसे बेस्ट है क्या, आपकी पार्टनरशिप। तो नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपको खोलनी चाहिए, किस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपको डील करना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट विथ अवर सेकंड चैप्टर। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों, मैं उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, राइट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका कॉमर्स सॉल्यूशन यही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।